आज का हमारा टॉपिक है गुप्त काल और ये गुप्त काल का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम के पढ़ लिए। चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त का मैं वापस थोड़ा सा समझाऊंगी। उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, चंद्रगुप्त पर रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। उसके बाद कुमारगुप्त। यहाँ तक हमें पढ़ना है आज। मैं वापस यहाँ से थोड़ा सा बता दूंगी सारे नोट्स जो इम्पोर्टेंट होंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे इन सब की उपाधियाँ, इन सब की अभिलेख किस किस में जानकारी मिलती है, और इनके प्रशासन में कौन कौन से राज्यपाल कौन था, मंत्री कौन था, संधि विग्रह कौन था, और इनके सिक्के सोने के किसने चलाए थे, चांदी के किसने चलाए थे, तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, सिक्कों पे सबसे ज़्यादा उपाधियाँ मिलती हैं वो किसकी मिलती हैं, सब उससे इनकी जो उपाधियाँ थी ना, इनमें से सबसे अच्छी जो उनको पसंद थी वो कौन सी उपाधि थी, तो सिक्कों पर थी। और नवरत्न थे ना चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, कौन कौन से थे और वो कौन कौन से, चिकित्सक कौन था, ब्राह्मण कौन था, है ना, घटपरक वगैरह, बेताल भट्ट कौन था, और कुछ ताम्रपत्र जो बांग्लादेश में मिले थे। एकमात्र शासक था कौन, कुमारगुप्त, जिनके बांग्लादेश में ताम्रपत्र मिले थे 3, जिसके अंदर क्या जानकारी है वो पूरा डिटेल से बताऊंगी। फिर हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में 33 पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में 33 पंक्तियों में क्या क्या था पूरी डिटेल से बताऊंगी। इसके अंदर भी इन पंक्तियों में जो आर्यावर्त के जो राज्य थे ना, उनको हराने का कौन सी पंक्ति विवरण है, विदेशियों को हराने का कौन सी पंक्ति में विवरण है, और उनके लिए जो नीति कौन कौन सी अपनाई थी वो सारी नीतियाँ। फिर फयान की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जो इनकी अंतिम यात्रा कौन सी थी, इनसे इसने व्यापार का कहा था और किस किस का इसने वर्णन किया था। समुद्रगुप्त की अंतिम विजय कौन सी थी ये भी देखेंगे। तांबे के सिक्के किसने चलाए, सोने के किसने चलाए, गुप्तों की जानकारी के स्रोत, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसको किसने जलाया था और कब जलाया था और कौन था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, उसको भी नष्ट किया था तो किसने किया था। ये पूरी डिटेल आज हम देखेंगे। हमको पढ़ना है गुप्त काल और ये सब मैप से समझाऊंगी मैं। ये देख सकते हो पूरा का पूरा जो समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान थी वो कौन कौन सी पंक्ति में क्या क्या विवरण है, कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई थी, पूरा डिटेल से बताऊंगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं बताऊंगी, और ये आप पूरा का पूरा देखोगे तो पता चलेगा गुप्त काल में क्या क्या था और गुप्त काल की पूरी डिटेल, है ना, क्योंकि जब पढ़ते हैं ना तभी पता चलता है कि महत्वपूर्ण जो पॉइंट कौन कौन से हैं ना। और उसके बाद हम देखेंगे विरसद अभिलेख है ना, वो कौन सा था। ये जो ताम्रपत्र मिले थे ये आप देख सकते हो पूरे के पूरे, ये ताम्रपत्र भी बताऊंगी। और ये मत्स्योर अभिलेख का है, ये जो कुमारगुप्त के है ना वो पूरे डिटेल से देखेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। और ये इसको तो हमने सब पढ़ा था कि ये विष्णुगुप्त था, अंतिम शासक था, प्रथम शासक चंद्रगुप्त सॉरी था, ये श्रीगुप्त था। इनके उत्पत्ति में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ये सब मैंने आपको पढ़ा लिया है, आप सब देख सकते हो नोट्स। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था ना, जिस चंद्रगुप्त सेकंड, उसने 2 राजधानियां बनाई थी। के.एम. मुंशी ने इसको श्रवण काल कहा था। मैक्स मुलर ने गुप्तकालीन पुनर्जागरण काल कहा था। किसका, साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा था मैक्स मुलर ने। आर.डी. बनर्जी थे ना, आर.डी. बनर्जी, इन्होंने पुनर्जागरण कला का काल कहा था। बॉर्नेट ने क्या कहा था, चंद्र गोमिनी जो व्याकरण में जो जाट कहा गया था, ये पूरी डिटेल थी। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट में क्या पढ़ा था कल हमने, नेक्स्ट में ये सारी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा रही हूँ। ये गुप्त है, गुप्त राजवंश तो है ना क्रम से बताया हुआ है। तो श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, और उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, फिर कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद आएगा स्कंदगुप्त, इसके बाद पुरुगुप्त, उसके बाद बुधगुप्त, उसके बाद भानुगुप्त, उसके बाद वैन्यगुप्त, और फिर है कुमारगुप्त से थर्ड, फिर है विष्णुगुप्त जो लास्ट अंतिम शासक होगा, है ना। उसके बाद हम श्रीगुप्त को पढ़ा था। श्रीगुप्त की इंपॉर्टेंट कोई नहीं थी, ये था संस्थापक था गुप्तों का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। उसके बाद प्रभावती गुप्ता का जो ताम्रपत्र था ना, उसके अंदर इसको जो संस्थापक या जो प्रथम शासक है उसको घटोत्कच मानता था, लेकिन ये अपवाद है। और गुप्तों को आदि पुरुष किसको कहा जाता है, श्रीगुप्त को कहा गया है। और श्रीगुप्त के लिए एक इम्पोर्टेंट एक मृग सिकावन है ना, मृग सिकावन में एक मंदिर बनाया था किसने, श्रीगुप्त ने। जो चिली केतो पुस्तक है ना इस सिंह की, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। चीनी भिक्षुओं के लिए इसने बनाया था। घटोत्कच है ना, ये श्रीगुप्त का पुत्र था और दोनों ने महाराजा की उपाधि दान कर दी। ये है ना, ये कुषाणों के सामंत थे। कौन, श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों ही कुषाणों के सामंत थे। श्रीगुप्त घटोत्कच दोनों स्वतंत्र शासक नहीं थे, है ना, कुषाणों के सामंत थे, ये लिखा हुआ देख लो आप। कौन थे, कुषाणों के सामंत थे। विष्णु पुराण में श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, यानी कि तीनों का इसका ये वर्णन मिलता है किसके अंदर, विष्णु पुराण में। उसके बाद हमने देखा चंद्रगुप्त प्रथम, वास्तविक शासक इसे कहते हैं। इसमें गुप्त वंश को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया।
हेमचंद्र राय ने द्वितीय मगध साम्राज्य के संस्थापक कहा है किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। क्योंकि मगध साम्राज्य जब बना था ना मौर्य काल में, तब ये साम्राज्य बिल्कुल सही था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो मौर्य का उत्तरकाल था ना, मौर्य उत्तरकाल, जहाँ विदेशों का आक्रमण हुआ था, विदेशी जातियों का, मैं मैप से समझा दूँ, यहाँ था मगध साम्राज्य। तो ये मौर्य उत्तरकाल में यहाँ सब कुषाण कुछ ऊण तो गुप्त काल में आए हैं। तो इन्होंने हिंद यवन शासक सब ने टुकड़ों में बट गया था। फिर दक्षिणी भारत में भी चोल वंश वगैरह सब आ गए थे, चोल, चेर, चार, पांड्य, यानी कि टुकड़ों में भारत का साम्राज्य बट गया था। वापस इसका एकीकरण किन्होंने कहा है? गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में जो गुप्त काल के शासक थे ना, उन्होंने वापस यहाँ से लगा कि यहाँ तक गुप्तों ने समुद्रगुप्त की तो विजय बहुत थी, ज़्यादातर विजय थी। जिस तरह मैंने दक्षिणी भारत में किसको बताया था? राजेंद्र प्रथम, जो यहाँ का शासक था, चोल शासक था राजेंद्र प्रथम, इसने यहाँ तक शासन किया था। और दक्षिणी भारत का एकमात्र राजा राजेंद्र प्रथम, ये उत्तर भारत में भी आया था। बाकी उत्तर भारत के तो बहुत आए थे, लेकिन दक्षिणी भारत का वो राजा कुछ ही गए थे। तो ये बहुत शक्तिशाली थे। जिस वक्त हमारे यहाँ अरबों का आक्रमण हो रहा था ना, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, उस वक्त दक्षिणी भारत बहुत सुदृढ़ और विकसित साम्राज्य था। तो इसलिए इसको वापस से एकीकरण करने में गुप्तों ने किया था इसको, जो टुकड़ों में बट गया था पूरा का पूरा साम्राज्य, जो बाद में इसको सब एकीकरण किया गया था गुप्तों के काल में, है ना। इसलिए उसने हेमचंद्र राय ने कहा है। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र, प्रारंभ में वैशाली है ना, वो किसके? गुप्तों के अंडर में नहीं थी। जब वैशाली की राजकुमारी थी, उससे शादी कर देता है ना चंद्रगुप्त प्रथम, तब ये सब वो भी इसके साम्राज्य में आ जाता है। ये सब डिटेल है। लिस्वी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। विवाह के बाद वैशाली क्षेत्र भी चंद्रगुप्त के अधिकार में क्षेत्र में आ गया। गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। गुप्तों ने सिक्कों से ही विवाह की जानकारी भी मिलती है हमें, सिक्कों से ही। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट क्या है। क्या मैं सिर्फ डिवीजन करा रही हूँ, पढ़ाऊंगी तो जहाँ चंद्रगुप्त इंपॉर्टेंट होगा वो, बाकी कुमार गुप्त हमारा टॉपिक है आज। कौन सा टॉपिक है? ज़्यादातर कुमार गुप्त टॉपिक है। अब है समुद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय में हुआ था। फादर हेरस, इसको अपने भाई कांच के उत्तराधिकारी युद्ध करना पड़ा था, फादर हेरस ने कहा था। फ्लिट ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि कांच नामक की जो मुद्रा थी ना, वो समुद्रगुप्त की थी। फिर ये अभिलेख है। इसने है ना प्रयाग प्रशस्ति को पूरा वर्णन से पढ़ाऊंगी डिटेल से मैं। तो तुल्यकुल है ना, उत्तराधिकारी युद्ध लड़ना पड़ा था किसको? समुद्रगुप्त को, अपने भाइयों से, तुल्यकुल से। ये प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपाधियां दी हुई हैं। ये सब भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने कहा था। तो आपको पता है दक्षिणी भारत का जो नेपोलियन था वो कौन था? राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम को। वहाँ भी वी.ए. स्मिथ ने ही कहा था उसे। गरुड़ मुद्राओं में से 100 युद्धों का विजेता कहा था। गरुड़ मुद्राओं में किसको? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा गया? क्योंकि समुद्रगुप्त के शरीर पे 100 घाव थे, इसलिए कहा गया। इसका एक नाम चंद्र प्रकाश भी मिलता है, जिसका उल्लेख किसके अंदर है? काव्य सूत्र में मिलता है, जिसमें कविराजा की उपाधि है, कविराज की, क्योंकि समुद्रगुप्त कवि भी था एक। और चंद्र प्रकाश, ये एक चंद्र के समान इसका मुख था, इसलिए इसको चंद्र प्रकाश कहा गया। उसके बाद टॉपिक है कर्षण चरित्र। टॉपिक नहीं, सॉरी, ये पॉइंट है। कर्षण चरित्र का रचयिता समुद्रगुप्त था, है ना। ये भी याद रखना। बुद्ध चरित्र का रचयिता हर्ष चरित्र का बाण भट्ट, बुद्ध चरित्र का अश्वघोष, तो कर्षण चरित्र का समुद्रगुप्त। एक वीडियो मुझे बनाना है जो अमीर रासो के, अमीर रासो है ना, अमीर रासो अलग है, अमीर रायण अलग है, अमीर महाकाव्य अलग है, अमीर हट अलग है ना, अमीर मर्दन अलग है। तो इन सब के लेखक कौन है और क्या क्या इसकी पूरी डिटेल है। मेवाड़ का इतिहास की टॉपिक चल रही है, जहाँ मुझे टाइम मिलेगा तब वो मेवाड़ के इतिहास की प्ले लिस्ट में वहाँ डाल दूंगी मैं। अभी बनाया नहीं, बनाऊंगी तब। समुद्रगुप्त के अभिलेख एरन अभिलेख है। कनिगम ने खोजा था वीना नदी के किनारे, और समुद्रगुप्त को भोगनगर है ना, वो भोगनगर कहते हैं, एरन को क्या कहते हैं? समुद्रगुप्त का। और इसमें एरन अभिलेख में क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त जब खुश होता था तो कुबेर के समान, और जब नाराज होता था तो यमराज के समान दिखता था। और ये सब प्रयाग प्रशस्ति को थोड़ा सा वर्णन से देख लेते हैं। वीडियो तो बहुत बड़ा होगा, लेकिन होगा लेकिन पूरी डिटेल से, क्योंकि मैंने गुप्त काल का जो सेकंड पार्ट डाला है ना, वो स्पष्ट नहीं है। उसके अंदर पता नहीं किसकी आवाज़ें आ रही थी, सांप नहीं है, इसलिए मैंने सोचा वापस से यहाँ से थोड़ा सा रिवीजन करा लो। तो प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी इलाहाबाद में, अकबर के समय से जहांगीर ने इलाहाबाद में किले में लगवाया था। अकबर के समय से, शासन तो अकबर का था, लेकिन अकबर गया था, जहांगीर गया था। जहांगीर के साथ कौन था? बीरबल भी था, क्योंकि ये दोनों गए थे और इन्होंने इलाहाबाद किले में लाया था। इसलिए प्रयाग प्रशस्ति को आप या कौशाम्बी अभिलेख को या इलाहाबाद प्रशस्ति को एक ही नाम है सबके। और इस पर जहांगीर का भी वर्णन है, बीरबल का भी वर्णन है, याद रखना।
और ये पूरी डिटेल से वहाँ वर्णन दिया हुआ है। कुल पंक्तियाँ 33 हैं। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। शैली कौन सी है? चंपू शैली है ना, चंपू शैली में ये निर्मित है। इसे हरिसेन ने लिपि, इसको है ना लिपिबद्ध इनकी जो रचना की थी वो हरिसेन ने की थी, लेकिन लिपिबद्ध महादंड नायक था कौन था? तिलक भट्ट। उसने इस पर जो लेख लिखा है ना, उत्कीर्ण करवाए थे वो तिलक भट्ट ने करवाए थे, लेकिन जो कहते हैं कि स्क्रिप्ट किसने लिखी थी तो वो हरिसेन ने लिखी थी। समुद्रगुप्तकालीन इतिहास का दर्पण कहते हैं उसे। और गुप्त की पाषाण आत्मकथा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त की पाषाण आत्मकथा, है ना। यहाँ तक ना कई बार परीक्षा में से भी पूछा जाता है। अब ये सब डिटेल से है। तो ये तो मैं आपको अभी रीसेंट की प्रयाग प्रशस्ति जो युद्ध बताऊंगी था। अब प्रयाग प्रशस्ति में राज्यसभा का भी वर्णन है, याद रखना। इसके 3 महादंड नायक थे, ध्रुवपुती, हरिसेन और तिलक भट्ट। ये याद रखना किसके? समुद्रगुप्त के थे। और इसके अंदर जो अस्त्र शस्त्र है ना, ये देखो फारसी भाषा में उसे अब्दुल्ला मुस्किन कलाम, इसका भी नाम है किसके अंदर है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको पूरा डिटेल से देखोगे तो आराम से समझ में आएगा, और पूरा डिटेल से देखना भी जरूरी है। उसके बाद इसके अंदर 3 है ना, इसके अंदर देखो अस्त्र है ना, एक तो है शंकु, एक है नाराज, एक परशु, एक सर और एक भिंदीपाल, एक है तोमर। ये सब तोपें थी। कहाँ थी? ये तोपें थी। और इन तोपों का वर्णन है किसके अंदर है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में इसका भी वर्णन है। और गंगा अवतरण, गंगा के अवतार का भी वर्णन है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में। शंकु नाराज, ये जो तोपें थी ना, ये मत समझना कि जो आज की बारूद है ना ऐसी थी, ऐसी नहीं थी, वो लकड़ी की थी। और वहाँ उसके अंदर पत्थर को सेट करके पत्थर को दूर तक गिराया जाता था, या आगे गोले फेंकने का काम आते थे वो अस्त्र और शस्त्र। कुछ नज़दीक से चलाने वाले थे, कुछ दूर से चलाने वाले थे लेकिन लकड़ी के थे, है ना। वहाँ अभी बारूद का प्रयोग नहीं था, बारूद से अपरिचित थे। लोहे के भी वहाँ नहीं थे इतने जितने ये सब बता रहे हैं। 7वें लेख में सामरिक विजयों का उल्लेख है। ये पंक्ति मैं अभी आपको समझाऊंगी मैप से। ये प्रयाग प्रशस्ति है। और उसके बाद हम देखेंगे पूरा डिटेल से। समतट है ना, इसे कहते हैं बांग्लादेश, याद रखना इसके नाम है। और ये कामरूप कई बार आया, क्या किससे कहते हैं? असम को। करटपुर, कुमायूं गढ़वाल नेपाल को कहते हैं। विदेशी शासकों पर विजय, ये तो बताऊंगी मैं अभी, मैप से समझाऊंगी पूरा। और समुद्रगुप्त के सिक्के, ये ना, ये देखो आप, मैं मैप से समझा दूँ पूरा का पूरा। ये है पूरा का मैप बनाया हुआ मैंने भारत का। यहाँ बहुत दूर चला जा रहा है वीडियो, ये आप देखोगे। मैं समुद्रगुप्त की विजयों का और जो प्रयाग प्रशस्ति में दी हुई ना, क्या कहते हैं, पंक्तियाँ, उन पंक्तियों को डिटेल से समझा रही हूँ। तो ये आप देखोगे, ये जो पंक्तियाँ है ना, ये दी हुई, देखो पहले लिख दिया हम 13वीं 14वीं पंक्ति है ना, उसके अंदर आर्यावर्त राज्यों का वर्णन है। और इसके लिए प्रसबोधन की नीति अपनाई थी, यानी कि इसको जड़ से उखाड़ने की नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने, जो उत्तर भारत में थे। उसके बाद ये सीमावर्ती राज्य थे, सीमावर्ती राज्य जो समुद्रगुप्त के थे। जिस तरह अशोक ने कहा था कि अशोक का जो है ना अभिलेख, दूसरा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख था? दूसरा अभिलेख है, उसके अंदर वर्णन है किसका? चोल, चेर, पांड्यों का वर्णन है। तो उसके लिए क्या शब्द आया था? वहाँ शब्द आया था कि चोल, चेर, पांड्या ना वो सीमावर्ती राज्य है। तो क्योंकि समुद्र अशोक का साम्राज्य विस्तार तो यहाँ तक आ चुका था, इसलिए कहा था। क्योंकि कलिंग भी जीत चुके थे, तो यहाँ का सीमावर्ती राज्यों का किसके लिए था? चोल, चेर, पांड्यों के लिए वर्णन था दूसरे अभिलेख में। और हाथीगुफा अभिलेख में भी संगमकालीन जो राज्य में थे उसका वर्णन मिलता है। तो सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख था 22वीं पंक्ति में, याद रखना। उसके लिए जो नीति अपनाई थी ना समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त का ही है। तो आज्ञा परग, यानी कि आज्ञा का पालन करना। सर्व कर दान, यानी कि सभी कर देना पड़ेगा, देने वाले। और परग प्रमाणागमन, यानी कि हमारे दरबार में आप उपस्थित होकर हमें प्रमाण करने की जो नीति थी इन सब के प्रति अपनाई थी विदेशियों के लिए। अब हम देखेंगे दक्षिणी भारत में क्या अपनाई थी और विदेशियों के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, वो भी डिटेल से बताऊंगी मैं अभी। तो फिर 21वीं पंक्ति है ना, 21वीं, जहाँ परिचास की कृत नीति, 21वीं पंक्ति में जो 8 राज्य थे, ये 8 राज्य थे, किसके थे? समुद्रगुप्त ने इस पर विजय की थी। 8 राज्य यहाँ जंगली जान थे, व्यक्ति थे ना, वो जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग होते हैं ना, वो थे। तो इनको क्या कहा? इनको कहा मेरे दरबार में आओ, यहाँ रहो, हमारी सेवा करो, यानी कि दास के रूप में नीति अपनाई थी, दास बनाया था इन सबको। ये 21वीं पंक्ति में वर्णन है। जिस तरह हम अशोक के जो अभिलेख पढ़ते हैं ना, जिस तरह 13वां अभिलेख मिलता है जहाँ विदेशी जातियों का वर्णन मिलता है, विदेशी राजाओं का वर्णन मिलता है ना, उसी तरह से भारत के अंदर ये जो है ना, अरे सॉरी, इसी तरह हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में कहाँ मिलता है वो मैं बताऊंगी। लेकिन 19वीं और 20वीं पंक्ति है ना, उसके अंदर किसका मिलता है? 19वीं और 20वीं पंक्ति में अभी समुद्रगुप्त के सिक्के तो बाकी है, अभी सिक्के बाद में पढ़ाऊंगी। पहले मैं इनका हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है ना वो डिटेल से बता दूँ। तो ये मैंने बता दिया।
19वीं 20वीं पंक्ति है ना, उसके अंदर दक्षिणा पर जो 12 राज्यों को हराया था उन्होंने, उसके लिए ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति अपनाई थी। क्यों अपनाई थी? क्योंकि ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति है ना, उसके अंदर उन्होंने राजा जो हार गए थे, तो उन राजाओं ने जाके समुद्रगुप्त है ना उसके सामने अर्ज किया कि हमें माफ़ कर दो और हमारा राज्य है ना वो हमें वापस दे दो, हमारा राज्य वापस दे दो। तो बहुत विनती की। तो आपको पता है एरन अभिलेख और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के लिए क्या कहा गया था? उसके लिए कहा गया था जब ये नाराज हो जाता है तो यमराज के समान दिखता है, जब ये प्रसन्न हो जाता है यानी कि खुश हो जाता है तो कुबेर के समान। तो ये खुश हो गया और इसको वापस इनके राज्य दे दिए, लेकिन ये इन्हीं के अधीन में शासन करने लगे थे। अब विदेशी जो विजय है ना उसका वर्णन 23वीं और 24वीं पंक्ति में मिलता है। जो जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ थी ना मैंने वही ली है। तो इनके लिए जो नीति अपनाई थी ना वो थी आत्मनिवेदन, कन्या उपदाय, यानी कि आत्मनिवेदन, आत्मा से हमारे साथ निवेदन या प्रमाण करोगे हमें प्रणाम। कन्या उपदाय यानी कि अपनी कन्याओं का हमको दान दोगे, यानी कि हमारी कन्याओं से विवाह करो, ऐसा आप लेकर आओगे हमारे दरबार में उपस्थित होंगे। दूसरा था गुरु मादक्षण, गुरु मादक्षण यानी कि क्या थे वो दक्षिणा देते हैं ना गुरु को वो। और विषय भुक्ति शासनाचरण यानी कि जो भी विषय में शासन करेंगे आप हमारे जो अधीन शासन करते हो ना उसकी पहले हमारे से जानकारी लोगे कि हम शासन करना चाहते हैं, हम ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, उनके अधीन पहले आप उसको उनसे बातचीत करके चर्चा करके फिर आप शासन करोगे। ये समुद्रगुप्त की नीतियाँ थी। जो मैंने कहा दक्षिण भारत में विदेशी जातियों के लिए जो 23वीं 24वीं 19वीं 20वीं दक्षिण में 23वीं 24वीं जिसके अंदर है ना इसके अंदर शक आते हैं, कुषाण आते हैं। और ये परिचार से ये 8वीं राज्य थे जिसकी 21वीं पंक्ति में दिया हुआ है। और ये 22वीं जो सीमावर्ती राज्य थे पाटलिपुत्र यहाँ है, ये सीमावर्ती हो गए। 13वीं 14वीं पंक्ति में यहाँ जो आर्यावर्त देश आपको पता है वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य हमने जब पढ़ा, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल पढ़ा था ना, तो आर्यों का क्षेत्र पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, पूरे भारत में धीरे धीरे ये प्रचार में आने लगे ना। तो ये था पूरी डिटेल से मैंने बताया आपको। अभी हम कुमारगुप्त का पढ़ेंगे ना तो मैं आपसे और समझाऊंगी, लेकिन कुमारगुप्त ने अभी मैं सिक्के पढ़ा लूँ, थोड़ा सा पढ़ा है वो पूरा का पूरा है। अब तो ये सिर्फ मैं आपको रिविजन कला से यही समझना। तो समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, गरुड़, ध्वज, पताका या दंडाधिकारी है ना, दंडाधिकारी। तो ये प्रथम मुद्रा इनकी समुद्रगुप्त की यही थी। फिर थी धनुधारी, ये स्वर्ण शिकायतें है ना, सभी सोने की मुद्राएं थी। धनुधारी जिसके अंदर समुद्र का नाम मिलता है और अपरति रथ की उसकी उपाधि मिलती है। परशुराम, अश्वमेघ, दक्षिण, वीणावादक, व्याघ्रहनन, ये सब इनकी मुद्राएं थी। व्याघ्रहनन और वीणावादक जो मुद्रा है ना उस पर विदेशों का प्रभाव नहीं है इन मुद्राओं पे। और मकरवाहिनी गंगा की आकृति बनी हुई है। व्याघ्रवहन जो मुद्रा है ना, ये जो मेरा पहला वीडियो बनाया मैं वहाँ सिक्के भी बताए, लेकिन यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। और महाराजा धीराज और श्री समुद्रगुप्तम वीणावादक जो है ना सिक्का, उस पर ये उपलिप्त देश की उपाधि भी। तो इनकी उपाधियों का वर्णन तो हमें वही मिलता है। अब रामगुप्त पढ़ेंगे हम। रामगुप्त है ना, रामगुप्त शासक यहाँ देखेंगे पूरा डिटेल से। समुद्रगुप्त का पुत्र था, 2 थे पुत्र समुद्रगुप्त के, रामगुप्त था, एक था चंद्रगुप्त। तो रामगुप्त हम देखेंगे ना, तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त, रामगुप्त के समय ही शकों का आक्रमण हुआ और इसने कुछ संधियाँ भी कर ली शकों से, क्योंकि हार हो रही थी तो उनकी संधियाँ की थी, वो अपमानजनक संधि थी, जिसके लिए चंद्रगुप्त है ना सेकंड ये शासक बना था। रामगुप्त का वर्णन विशाखा दत्त की पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम, नाटक है, सॉरी पुस्तक नहीं नाटक है, पुस्तक तो है लेकिन वो नाटक था इसका, किसका? विशाखा दत्त का। तो इसके अंदर इसका नाम मिलता है, पूरा वर्णन रामगुप्त था। एक याद रखना, विशाखा दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसके अंदर मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा गया। वर्षल का अर्थ होता है निम्न कुल, इसलिए वो भी याद रखना। देवी चंद्रगुप्त में रामगुप्त की पत्नी ध्रुवस्वामिनी का विवाह रामगुप्त से हुआ था, लेकिन इसने चंद्रगुप्त सेकंड से विवाह कर लिया था। क्यों? देखो देवी चंद्रगुप्त में इसकी जानकारी है भाई, इसकी रानी थी वो ध्रुवस्वामिनी थी या ध्रुव देवी थी। क्यों थी? तो ये थी। फिर इसने जो क्या हुआ, इनके शकों से इनकी हार हो गई रामगुप्त की, तो इसने संधि में क्या रखा, उसकी पत्नी भी उसे दे देंगे, किसने? शकों को दे देंगे। तो देने के लिए उसने शक्ति वो शर्त मान भी ली। जब चंद्रगुप्त सेकंड को पता चला इसका भाई, छोटा भाई ये था, तो कहा कि वो रानी भी वो लेके जा रहे हैं, तो उसने कहा ऐसे मत दो जैसे कि हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाएगी या हमारा अपमान होगा, ऐसे उनसे कहो शकों से। शकों का राज्य का वर्णन मेरे पास नहीं है और नहीं मुझे कहीं मिला है, मैंने बहुत ढूंढा, गूगल पे भी नहीं है। तो उसने कहा कि अगर
आप इस ध्रुव स्वामिनी जो आपकी पत्नी है ना उसका विवाह कर लो। किसके साथ? शकों के साथ। जिससे ये होगा कि इनके विवाह करके तो गई है, ऐसा तो नहीं हो। तो उसने विवाह की तैयारियां की, विवाह करने लगे। तब चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, विवाह की जो डोली जाती है ना, उस डोली के अंदर ध्रुव स्वामिनी की जगह आप बैठ गए और आप बैठ के जाके उस शकों को हरा दिया और शकों की चापर नाम का कोई हथियार था उससे उनकी हत्या कर ली। फिर ये वापस आया तो इसने रामगुप्त की भी हत्या कर ली और ध्रुव स्वामिनी से खुद ने विवाह कर लिया। ऐसी जानकारी यहाँ देवी चंद्रगुप्त में मिलती है। बेसनगर में 3 जैन मूर्तियां मिली हैं। महाराजा धीराज कहा जाता है इन संस्कृत लेखों में रामगुप्त को महाराजा धीराज। और ये जैन मतानुयायी नहीं था। इन मूर्तियों के अनुसार जैन मूर्तियों को में 2 चंद्र प्रभु की थी और 1 पुष्पदत्त की। ये मैंने पढ़ा हुआ इसलिए मैं रिवीजन में फास्ट पढ़ा रही हूँ आपको। रामगुप्त है ना, रामगुप्त प्रथम शासक था जिसने तांबे के सिक्के चलाए थे। याद रखना, ये तांबे के सिक्के एरन वो बिलसा विदिशा में मिले हैं। बिलसा विदिशा में एक प्राप्त सिक्कों पर रामगुप्त का नाम उत्कीर्ण है, जिसके साथ गुरुड़ भी उत्कीर्ण है। रामगुप्त का नाम भी मिलता है और गुरुड़ की आकृति भी मिलती है। और तांबे का सिक्का है जो एरन और बिलसा से मिला था और सर्वाधिक तांबे के सिक्के रामगुप्त ने चलाए थे। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया था, चांदी का सिक्का है ना। और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में ही छपे थे। और जो सिक्के ज़्यादा है ना, यहाँ राजस्थान है ना हमारा, हम राजस्थान के निवासी हैं, बयाना में ये सब मिले हैं। अब तो आप सब ये नोट्स देख सकते हो। वीडियो तो इतना बड़ा हो जाएगा पता ही नहीं, लेकिन क्या करूँ। और उसके बाद है चंद्रगुप्त सेकंड, सकारी शकों का शत्रु चंद्र। महरौली के लोह स्तंभ लेख में इसकी जो चंद्र उपाधि नाम मिलता है इसका। देवराज साची के लेख में इसका नाम मिलता है विक्रमादित्य। गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक हेमू था, है ना। अंतिम शासक याद रखना, क्योंकि इसने शकों को हराया था इसलिए। अंतिम हेमू था, बनिया था वो, था ना, हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देवगुप्त परवर सेन चमक लेख में मिलता है। परम भागवत इसकी सबसे प्रिय उपाधि और इसका प्रिय नाम भी देवराज था। और ये सब थे पूरे देख सकते हो। उदयगिरी गुहा लेख में से चंद्रगुप्त को राजा धीराज की श्री कहा गया जिसमें दिग्विजय कहा किया था। और इसका संबंध देख सकते हो आप। चंद्रगुप्त सेकंड कुबेर नागा, इनकी 2 पत्नियां थी, एक थी कुबेर नागा और एक थी ध्रुव स्वामिनी। जिसने विवाह किया था वो रामगुप्त की पत्नी थी ना, तो कुमार गुप्त होगा ना, वो कुबेर नागा का नहीं होगा, वो ध्रुव स्वामिनी है ना, वो रामगुप्त की पत्नी थी, उससे होगा कुमार गुप्त जो इसका आगे का उत्तराधिकारी होगा। जबकि कुबेर नागा है ना, इसके पुत्र इससे उत्पन्न होगी वो नागवंशी राजकुमारी थी और प्रभावती गुप्ता थी। इसका ताम्रपुत्र भी मिलता है प्रभावती गुप्ता का। वाकाटक वंश रुद्रसेन द्वितीय था ना, उससे इसने शादी की थी। किसने? कुबेर नागा से चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री का विवाह। और ये जो है ना वाकाटक शासक थे। यहाँ वाकाटक शासकों का अगर देखें हम तो यहाँ थे, और इसने यहाँ से अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए वाकाटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर लिया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। दूसरा था कदम वंश के शासक था ना काकुर्त वर्षा, अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त सेकंड के पुत्र कुमार गुप्त से किया था। ये 2 जानकारियाँ मिलती हैं यहाँ। चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य के सिक्के यही देख सकते हो आप पूरे, मैंने यहाँ पढ़ाया हुआ था। अब मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अपनी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। अब थोड़े से ये बता दूँ, वापस आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से तो 100% आता ही है। तो चंद्रगुप्त के प्रशासन व्यवस्था, सेनापति कौन था? आम्र कार्दम जो बौद्ध धर्मानुयायी था। संधि विग्रह था वीरसेन, और एक था शिखर स्वामी जो मंत्री था। दोनों शिव भक्त है ना। शिखर स्वामी ने करमदंड लेख मिलता है ना, करमदंड लेख आगे हम कुमार गुप्त में पढ़ेंगे, उसके अंदर इसकी जानकारी मिलती है शिखर स्वामी की। और राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त था। कौन था? गोविंद गुप्त। और बसाड़ मुद्रागढ़ लेख में मिलता है गोविंदगढ़, और ये तीर भुक्ति का राज्यपाल था। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न थे ना दरबार में, वो कौन कौन से थे वो देख देते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड जो नवरत्न, पहला था वीरामेर, कालिदास, बेताल भट्ट, गढ़वर्रक, सक्कू, धनवंतरी, अमर सिंह, वररुचि, और ये था सप्रक। तो कालिदास कौन था? नवरत्नों में सबसे प्रमुख था। बेताल भट्ट यहाँ का जादूगर था, है ना, जादूगर था बेताल भट्ट जो इसके नवरत्नों में था। दूसरा था गढ़वर्रक जो कूटनीतिज्ञ था। कौन था? कूटनीतिज्ञ। उसके बाद हम देखेंगे वास्तुकार कौन था? सक्कू। धनवंतरी चिकित्सक का अगर आपको पता हो तो कौन कौन से थे प्राचीन काल में? चरक था, जीवक था, 2 थे, है ना। चरक कहाँ था? कनिष्क के दरबार में। जीवक किसके था? बिंबिसार के दरबार में था। जिसने चंड प्रबोध नाम था ना, राजा था अवंती का, उसकी जो पांडु रोग ऐसा कोई था, उसकी इलाज किया था। बाद में बिंबिसार ने अवंती को अपने अंदर साम्राज्य के अधीन कर लिया था। अमर सिंह कोषकार था। शकपणक था ना, वो फलित ज्योतिष था। ज्योतिष और जादू टोने ज्योतिष है ना, उसका सर्वप्रथम हमें कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में, है ना। उसके बाद यहाँ जो हम आगे बढ़ते रहेंगे वहाँ मिलता है इसकी जानकारी। वररुचि जो व्याकरणिक और
प्रकाश मिलता है वररुचि का। जबकि आपको पता है व्याकरणिक प्रथम ग्रंथ कौन सा था? पाणिनि का अष्टध्यायी। पाणिनि किसके दरबार में थे? महापद्म नंद के मित्र और उसके दरबार में विद्वान थे पाणिनि। उसके बाद अष्टध्यायी लिखा था पंतजलि ने, सॉरी पाणिनि का अष्टध्यायी था ना, वो था व्याकरण का प्रथम ग्रंथ उत्तर भारत में। उसके बाद पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि किसके दरबार में थे? कुषाण वंश था, कनिष्क, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, उसके दरबार में थे पतंजलि। उसने लिखा था महाभाष्य जो पाणिनि की अष्टध्यायी पे टीका थी। उसके बाद हम दक्षिणी भारत में अगर लेके व्याकरणिक ग्रंथ तो तोलकापीरियम लिखा था, जो दक्षिण भारत में दूसरी संगम समिति या संगम काल या संगम गोष्ठी या तमिल संगम हुआ था ना दूसरा, जब वहाँ उसी के समय में हुआ था और उसी ने उसकी अध्यक्षता की थी। अब फयान पढ़ते हैं थोड़ा सा। फयान इसी के शासनकाल में आया था ना, चंद्रगुप्त सेकंड के। तो इसका अर्थ होता है फा यानी धर्म, यान यानी आचार्य यानी बौद्ध धर्म का आचार्य, धर्माचार्य। 4 बौद्ध स्थल यानी कि धर्म तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए आते थे। धर्म बौद्ध धर्म भारत में ही पनपा था, तो यहाँ तीर्थ साहित्यों का अध्ययन करने के लिए या तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए बौद्ध विद्वान आते थे जो चीन से आते थे। तो तीर्थ स्थल 4 कौन कौन से थे भारत में? तो लुम्बिनी वन, बौद्ध गया, सारनाथ और कुशीनगर। इनको याद रखना, मैंने पूरा डिटेल से बताया हुआ है और बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगी तो पूरा डिटेल से वापस पढ़ा दूंगी। उसके बाद बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं? सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। इनका अध्ययन करने के लिए बौद्ध भिक्षु आते थे चीन से, विदेशों से, जहाँ से भी आते थे। सूत पिटक की रचना आनंद ने की थी, विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, अभिधम पिटक की मोगलीपुत्तिस ने। मैं इसलिए इसको जल्दी से पढ़ा रही हूँ क्योंकि फयान और हैंसवांग मैं यहाँ डिस्प्रेशन है ना, डिस्प्रेशन वहाँ पूरा लिंक लगा दूंगी। और प्ले लिस्ट है ये बनी हुई विदेशी यात्रियों की, जिसके अंदर मैंने देखो अश्वघोष और फयान, हैंसवांग, चीनी यात्री, अरबी यात्री, पूरा डिटेल से एक एक वर्णन। दक्षिणी भारत में भी इन्होंने कहाँ यात्रा की थी, क्या क्या पूरा वर्णन था किया था इन्होंने अपनी पुस्तकों में, क्या क्या वर्णन किया था पूरा किया हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ही लिखा, फिर भी काफ़ी जानकारी मैंने यहाँ लिख दी है, वो भी आप देख सकते हो। फयान चीनी यात्री था, ये देख सकते हो। और 399 से 414 तक भारत में, यानी कि 14 या 15 साल पूरा कंफर्म कहीं नहीं मिलता है, लेकिन बी फर्स्ट ईयर की बुक में 14 साल मिलता है। इसके बचपन का नाम कुंग था, कुंग। और यह बौद्ध धर्म का अध्ययन बौद्ध स्थलों को देखने के लिए आते थे। इसका जन्म चीन के युआंग में हुआ था। मध्य देश का विवरण किया, मध्य देश को ब्राह्मणों का देश कहा है इसने। और इसने कहीं भी किसी सम्राट का जिक्र नहीं किया। मृत्युदंड नहीं था, अपराध करने के बाद उनको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता था, ऐसा इसने वर्णन किया है। पाटलिपुत्र से उसने वापस जाने की यात्रा शुरू की थी, ये यूपीएससी परीक्षा में आया हुआ है। और व्यापार यहाँ कौड़ियों से होता था, ये भी इसने वर्णन किया है। उसके बाद है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जिसे महेंद्रादित्य कहते हैं। अब कुमारगुप्त का वीडियो शायद मैं नेक्स्ट पढ़ूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, कुमारगुप्त की उपाधि भी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद उसके अभिलेख है, पत्थर थे, पत्थरों पर अभिलेख वो अलग थे। इसके ताम्रपत्र है वो अलग है, ताम्रपत्र तीनों ही बांग्लादेश में मिले हैं। उसके बाद इसके अभी सिक्के नहीं लिखे मैंने, सिक्कों का पॉइंट बाकी रह गया है। और इसके जो अभिलेख है ना, वो ये पूरे अभिलेख डिटेल से आप देख सकते हो। मंदसौर अभिलेख ये देखता हो आप। उसके बाद देखोगे करमंडा अभिलेख, जिसके अंदर किसका वर्णन है? भीतरी स्तंभ लेख। और कनकुवर अभिलेख, ये ना कनकुवर लेख। उसके बाद उदयगिरी लेख, उसके बाद मथुरा लेख, उसके बाद सांची लेख, तुमैन अभिलेख और फिर ताम्रपत्र, तीनों का वर्णन यहाँ मैंने किया। लेकिन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। और लेकिन आपको सारी जानकारी रिवीजन भी हो जाएगा। और इसके अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, पूरी जानकारी मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, ये आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे वीडियो को अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले, कमेंट कर ले। और मेरी जो प्लेलिस्ट है ना विदेशी यात्रियों की, वो भी देख ले, वहाँ पूरा डिटेल से आपको वर्णन मिल जाएगा। और जहाँ मैं आपको पूरा नोट्स भी है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी वीडियो की। प्राचीन भारतीय इतिहास में वैदिक काल से स्टार्ट हुआ है, मगध के उत्कर्ष काल से जहाँ हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद ईरानी यूनानी आक्रमण, उसके बाद मौर्य काल, फिर मौर्य उत्तर काल, फिर दक्षिणी भारत में संगम काल, वो भी पढ़ा दिया मैंने। उसके बाद शक, कुषाण, हिंद, यवन, वो विदेशी यात्रियों का आक्रमण, वो भी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। उसके बाद से स्टार्ट किया हमने गुप्त वन, फिर पढ़ेंगे गुप्त उत्तर काल। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल जो अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करें और ऐसे ही नोट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेहर टीचिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें।